welcome you all to the Bankers Grid. So guys, I'm excited to tell you that इस सेशन के साथ में एक इम्पॉर्टेंट सीरीज हम लोग आरबीआई सर्कुलर्स का स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल मंथ आप लोगों को जो भी आरबीआई सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट आएंगे फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 उसको कंप्लीटली ट्रैक करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। इन सेशंस के थ्रू आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन आरबीआई सर्कुलर्स का प्रॉपर्ली हो जाएगा। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ दैट इस सेशन को आप अगर देखते हो तो आप लोग अपने नोट्स जरूर बनाकर रखना, क्योंकि नोट्स नहीं बने रहेंगे तो लेटर ऑन जब आप इस चीजों को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगा। स्टार्टिंग से सेशन देखना पड़ता है, स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड, आई एनकरेज यू कि आप लोग आपके नोट्स बनाकर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, राइट। अगर हम बात करें आरबीआई सर्कुलर्स के अलावा हम लोग इंटरनल सेशंस में गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड स्टैटिक बैंकिंग, क्योंकि आप लोगों को पता होगा आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3 में स्टैटिक पोर्शन भी बहुत ज्यादा आता है डिटेल में, तो वो हम सेपरेटली इंटरनल सेशंस में कवर कर रहे हैं। इस सेशन को स्टार्ट करते, लेट्स बिगिन द सेशन। आरबीआई सर्कुलर्स अप्रैल में अभी तक सो फार आप लोगों को मास्टर डायरेक्शंस देखने को मिला हुआ है। मास्टर डायरेक्शंस आप लोगों की आरबीआई सर्कुलर्स में आया हुआ है। मास्टर डायरेक्शन इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक बैंकिंग, जहां पर आप लोगों को डिटेल में सर्कुलर्स बताया जाता है कि कैसे काम कर रहा है ना। पर्टिकुलर बहुत सारे सर्कुलर्स है जो हम लोग इंटरनल सेशन में स्टैटिक बैंकिंग के पोर्शन में कवर करेंगे। यहाँ पर अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था, आप लोगों को पता होगा 9 अप्रैल को, तो अभी पूरा आरबीआई सर्कुलर्स इसी के अराउंड आया हुआ है, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो कि कंडक्ट हुआ था 9 अप्रैल 2025 को, इसको थोड़ा इजी ब्रेक डाउन करेंगे। रेट्स याद रखना है। आरआरबी स्केल 2 आरआरबी स्केल 3 एग्जाम में पहले क्वेश्चन आता था डायरेक्टली, और पीओ क्लर्क में भी पहले क्वेश्चन आता था डायरेक्टली, लाइक कि इस रेट को क्या बोलते हैं, इस रेट से कितना अभी डाउन हुआ है, प्रीवियस रेट कितना था। लेकिन अभी ये परसेंटेजेस के ऊपर क्वेश्चन कम हो गया है और मेंबर्स के बारे में, स्टैटिक पोर्शन के बारे में ज्यादा वेटेज आने लग गया है। तो अगर हम अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बात करें, सबसे पहले ये समझना होगा दैट ये 6 मेंबर का कमेटी है। 3 आरबीआई के रहते हैं और 3 एक्सटर्नल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं। ये वोटिंग करते, कुछ भी डिसीजन होता है उसको वोट करके इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या चलता था, ये कब आया, ये आया इंट्रोड्यूस हुआ 2016 में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, समझते हैं। उससे पहले देखिए कि मेन रोल होता क्या है ना। इसका मेन रोल मॉनेटरी पॉलिसी का, आप बार बार देखते हो कि रेपो रेट डाउन हो गया, रेपो रेट अप हो गया, तो ये सब का कॉन्सेप्ट होता क्यों है, इसको पहले हम लोगों को समझना जरूरी है। यहाँ पर अगर हम समझे मेन रोल के बारे में, तो रेपो रेट मतलब आपको एक बात समझना है कि रेपो रेट मतलब क्या हो गया, कोई सा रेट हो गया, इतना समझिए, अभी डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले समझिए कि अगर बैंक के पास में जो रेट रहता है, बैंक जो रेट देता है ना, इंटरेस्ट पर लोन देता है कस्टमर को, वो अगर ज्यादा रहेगा, ठीक है, वो ज्यादा रहेगा तो कस्टमर लोन नहीं लेगा। जैसे होम लोन है, अभी होम लोन आपको कस्टमर को 30% पर मिलने लग जाएगा तो कस्टमर लोन नहीं लेगा, है ना, इट इज वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा टूल गवर्नमेंट के पास में और आरबीआई के पास में होता है। मतलब कैसा टूल होता है, इन्फ्लेशन को मैनेज करना एंड लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना, मतलब मार्केट में कितना पैसा आएगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमी में पैसा कैसे सर्कुलेट होगा, ये टूल जो यूज करा जाता है वो है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन और जीडीपी का एस्टिमेट लगाया जाता है कि हमको क्या टारगेट पर एस्टिमेट लगाना है और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं या फिर हमको कंट्रोल करना है, राइट। जैसे इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल करने की बात चल रहा है, तो बोरोइंग कैपेसिटी को अगर बढ़ा देंगे, अगर किसी के पास में बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है ना, इजी एक्सेस टू फंड आ चुका है, तो वही चीज सपोज करते हैं पेन है, इस पेन का प्राइस 10 रुपए, अगर लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ गया सपोज करते हैं, तो इसी पेन को वो 20 रुपए में भी लेने को तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस ऑफ फंड इनसे ज्यादा खींच लिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगा देंगे, तो इनसे इनका जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगा, राइट। तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लग जाता है। तो ये टूल्स आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में। इसके अलावा एक और टूल होता है जो गवर्नमेंट यूज करती है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। आप यूनियन बजट देखते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज देखते हो, फंड्स एलोकेशन देखते हो, ये सब फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करा जाता है। वहां पर भी जीडीपी की बात करी जाती है और वहां पर भी इकोनॉमी की बात करी जाती है और इन्फ्लेशन की बात करी जाती है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स है जो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करता है और उसके लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है। अभी ये जो मीटिंग होता है ना, अभी आपने देखा कि ये मीटिंग होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वोटिंग भी होता है ना, 6 मेंबर है तो वोट करेंगे डिसीजन को लेकर। तो मीट्स एवरी 2 मंथ यूजुअली, बट है ना एटलीस्ट 4 टाइम्स इन एन ईयर का कंडीशन दिया हुआ है।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम पर होती है, तो एटलीस्ट 4 टाइम्स होना जरूरी है एक साल में ये मीटिंग। और अभी यूजुअली जो होती है वो बाय मंथली होती है, 2 मंथ्स में एक टाइम, राइट। अभी फरवरी में हुई थी, अब अप्रैल में हुई है, राइट। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग होता है, जहां से आउटकम निकलता है ना, जो रिव्यू निकलता है, तो वो रिव्यू के लिए बाय मंथली अभी मीटिंग करते। लेकिन जो गाइडलाइंस बोलता है वो बोलता है कि एटलीस्ट 4 टाइम्स इन एन ईयर उनको मिलना, मीटिंग करना जरूरी है। ओके, 54th नंबर का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा कॉपी पेन नोट्स लेकर बैठना। 54th नंबर का मीटिंग हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। अभी जो अप्रैल 9th ऑफ अप्रैल का मीटिंग हुआ है वो है 54th एमपीसी मेंबर्स का मीटिंग, है ना। तो ये 54th नंबर है। अभी ऐसे क्वेश्चंस भी देखे जा रहे हैं कि कौन से नंबर का मीटिंग है, कौन से नंबर का यूनियन बजट है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलना है स्टार्टिंग से। तो बाद में जब मॉनेटरी पॉलिसी नया मीटिंग होगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे 55 नंबर का है, 56 नंबर का है। ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते रहेंगे। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना है अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आप ऐसे सोच रहे हैं 54th नंबर का हुआ, इससे पहले क्या होता था, राइट। तो इससे पहले होता था टीएसी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। पहले क्या होता था, 2016 में तो एमपीसी इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले क्या होता था, 2005 में टीएसी को सेटअप करा गया बाय आरबीआई। यहाँ पर जो पावर था पूरा वो किसके हाथ में था, गवर्नर, ठीक है। सारे मेंबर्स होते थे, लेकिन इस मीटिंग में जो रिव्यू होता था, जो आउटकम रहता था, जो डिसीजन होता था, वो पूरा कंट्रोल था आरबीआई के गवर्नर के पास में। अभी आपने जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में देखा कि यहाँ पर 3 आरबीआई के रहेंगे और गवर्नमेंट नॉमिनेटेड 3 रहेंगे। तो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, जो भी डिसीजन आएगा वो वोटिंग से आएगा। बट यहाँ पर क्या था, वोटिंग नहीं होता था, यहाँ गवर्नर का पूरा कंट्रोल था। दैट्स व्हाई यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का बहुत कमी देखने को मिला था। Its job was to advise the RBI governor on interest rates and monetary policy. अभी ये जो कमेटी के मेंबर्स थे केवल एडवाइस करते थे, डिसीजन पूरा गवर्नर के हाथ में था। लेटर ऑन एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में सेटअप हुआ। उसके बाद में ये सब कुछ चेंज हो गया, यहाँ पर वोटिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन होने लगे, है ना। थोड़े ट्रांसपेरेंसी आया और बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुई, क्योंकि कोई एडवाइस कर रहा है, कोई इकोनॉमिस्ट एडवाइस कर रहा है, तो उसका वोट मैटर करना चाहिए, राइट, उसका पॉइंट मैटर करना चाहिए। अगर उसको कंसिडरेशन नहीं करा जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाएगी पॉलिसीज में। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें, बट इट हैड नो डिसीजन मेकिंग पावर, ओनली गेव सजेशंस, केवल सजेशन दे पाते थे। अब रियल limitations of TAC, जैसा मैंने आपको बताया, members were only advisors, not voters. Governor could ignore their suggestions. No majority voting, no binding rules, no public disclosure of views, lacked transparency. जैसे monetary policy complete आ रहा है, ऐसा पूरा पब्लिक डिस्क्लोजर भी नहीं था। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा कमी देखने को मिलता था। ओके, नाउ एमपीसी ने क्यों रिप्लेस करा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वोटिंग होने लगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होने लगा, तो ये बहुत जरूरी था। गवर्नमेंट और आरबीआई सभी का साथ में मिक्सचर होना और उनके डिसीजन का वोटिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे 6 मेंबर है, ठीक है, अब 6 मेंबर में 3-3 का वोट आ गया। सपोज करते हैं आरबीआई के 3 ने किसी एक डिसीजन को बोला, इन्होंने किसी और पार्ट को बोला, तो डिसीजन कहां से आएगा, जो गवर्नर रहेगा उसके हाथ में एक एक्स्ट्रा वोट रहेगा, जिसको वो वोट करेगा वो डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड यहाँ पर टाई अप हो चुका है ना, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड और यहाँ पर आरबीआई के बीच में टाई अप हो चुका है उस केस में। ओके, डिसीजंस आर मेड बाय मेजॉरिटी वोट। आरबीआई गवर्नर हैज अ कास्टिंग वोट, नॉट फुल कंट्रोल, है ना। यहाँ पर वो अपना वोट काउंट करेंगे, लेकिन अगर ड्रॉ हो गया है, टाई अप हो गया है ना, दोनों के वोट्स इक्वल हो चुके, तो उस केस में गवर्नर के पास में एक एक्स्ट्रा राइट रहेगा। ऑलराइट, अब टाइमलाइन समरी की बात करें तो यहाँ पर टीएसी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है आरबीआई का एडवाइजरी कमेटी था, ये बाइंडिंग वोटिंग का राइट्स दिया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी ने, स्ट्रेटेजी कमेटी है। ओके, यहाँ पर मेजोरिटी कास्टिंग वोट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के हाथ में ही पावर था। ये 2005 में आया था, 2016 में आया था। ये दोनों पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, नाउ द मेन पॉइंट इज यहाँ पर जो मॉनेटरी रेट्स चेंज हुए, जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू आया है, जो उन्होंने अनाउंसमेंट करा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या की चेंजेस हुए, वन बाय वन सारे रेट्स को हम लोग समझते हुए चलते। आई अगेन वांट टू टेल यू दैट आप लोग जो भी समझ रहे हो उनको नोट जरूर कर लेना। नोट नहीं करोगे शॉर्ट में भी तो प्रॉब्लम बाद में आएगा, जब आप चीजें एग्जाम के टाइम पर जाएंगे और एग्जाम के टाइम पर रिविजन नहीं होगा, तब आप इतने लेंथी सेशंस नहीं देख पाएंगे। नाउ क्या इश्यू आया है, क्या इश्यू करा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, अभी रेपो रेट के बारे में समझते हैं। रेपो रेट जो है अभी समझेंगे इसके बारे में भी। अभी प्रीवियस जो रेपो रेट था वो था 6.25, 25 बेसिस पॉइंट्स इसको रिड्यूस कर दिया है, 6.0 पर फिट अप कर दिया है। अभी करंट रेट है 6.00%। अगर आप किसी और एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस रेट्स को समझ कर जाना, रेट्स के बारे में पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें करंट रेपो रेट कितना चल रहा है 6%, प्रीवियस था 6.25%, क्योंकि आरआरबी एग्जाम में एक बहुत बार देखा गया है कि प्रीवियस रेट्स के ऊपर ज्यादा पूछा जाता है करंट रेट्स के अलावा, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, करंट रेट्स पढ़ लेते बट प्रीवियस रेट्स नहीं पढ़ पाते। तो प्रीवियस रेट था 6.25%। अब ये रेट होता है क्या है ना, सबसे कॉमन कंफ्यूजन यही रहता है ना सर कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट पहले नाम सुनते थे हम लोग, तो उसका मीनिंग क्या होता था। अभी और भी चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, राइट। तो रेपुटेशन अगर हम बात करें रेपो रेट से, तो रेपुटेशन किसका ज्यादा होता है, बैंक लेंड करेगा या फिर आरबीआई, है ना। तो एक कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर रेपो रेट जब भी वर्ड आएगा आप लोगों को लिंक करना है इसको विद द वर्ड दैट इज रेपुटेशन, ठीक है। किससे लिंक करेंगे हम लोग, रेपुटेशन से। अब रेपुटेशन किसका है, रेपो फॉर रेपुटेशन, रेपुटेशन किसका ज्यादा है, बैंक का ज्यादा है या आरबीआई का ज्यादा है। यहाँ पर ऑब्वियसली यू विल से दैट यहाँ पर सर आरबीआई का ज्यादा रेपुटेशन है ना, आरबीआई का रेपुटेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर लोन किसको देगा, बैंक को देगा, कौन देगा, आरबीआई को। रेपुटेशन जिसका ज्यादा रहेगा वही लोन दे पाएगा। तो आरबीआई का रेपुटेशन ज्यादा है बैंक के अगेंस्ट में, तो आरबीआई लोन देगा बैंक को, तो इसको बोल दिया हम लोगों ने रेपो रेट। ये एक शॉर्ट टर्म का लोन रहता है ना, नॉट अ लॉन्ग टर्म लोन, है ना। और भी टर्म्स आएंगे, तो ये शॉर्ट टर्म का लोन रहता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स के अगेंस्ट में लोन दिया जाता है, कोलेटरल लिया जाता है, उसको वापस से परचेस करने का बैंक कमिटमेंट करता है कि हम इसको वापस से परचेस कर लेंगे, आप ऐसे सिक्योरिटीज इसको रखिए, हमें शॉर्ट टर्म का लोन दीजिए, क्योंकि हमको इमरजेंसी इतना नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास में शॉर्ट टर्म का इमरजेंसी है, शॉर्ट टर्म का, नॉट इंस्टेंट वाला। अब इंस्टेंट वाले के बारे में भी समझेंगे। तो रेपो रेट क्या हो गया, जिस रेट पर आरबीआई ने लेंड करा मनी टू बैंक, ओके, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म, ओके। वर्ड याद रखना, कलेक्ट्रल यहाँ पर देना पड़ेगा, ओके, कलेक्ट्रल देना पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी देना चाहे, तो कलेक्ट्रल के फॉर्म में ही ये लोन ग्रांट करा जाएगा, ओके, ये शॉर्ट टर्म नीड के लिए। सेकंड होगा दैट इज रिवर्स रेपो रेट। पहले ये यूज होता था एक्टिवली, अभी ये रिप्लेस हो गया है, ये रिप्लेस हो गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दैट इज नॉन एज एसडीएफ। एसडीएफ ने 2022 में रिवर्स रेपो रेट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है ना। पहले क्या, अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हो गया कि आरबीआई हुआ और बैंक हुआ, तो बैंक ने किसको लोन दिया, रिवर्स रेपो कब हो जाएगा, जब इसने इसको लोन दे दिया बैंक को, आरबीआई को, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपको पता है कलेक्ट्रल का रिक्वायरमेंट होता है, एसडीएफ में कलेक्ट्रल का रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा, ठीक है, आरबीआई इशू नहीं करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है, ये रिप्लेस हो गया है रिवर्स रेपो रेट बाय एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, सिंस 2022। इस पॉइंट को सभी को याद रखना है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ने रिप्लेस करा है, काइंड ऑफ, फुल्ली तो नहीं लेकिन हाँ काइंड ऑफ रिप्लेस करा है टू रिवर्स रेपो रेट, है ना। रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई लोन ले रहा है फ्रॉम बैंक्स, एक्स्ट्रा पैसा इनके पास रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए इनको पार करना है। यहाँ पर वर्ड याद रखना, रेपो रेट जब भी वर्ड आ रहा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वर्ड आ रहा है, या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आ रहा है, तो ये सब वर्ड्स केवल शॉर्ट टर्म के बोरोइंग्स होते हैं, शॉर्ट टर्म का बोरोइंग, ओके। तो यहाँ पर कलेक्ट्रल का रिक्वायरमेंट होता था, एसडीएफ में अभी काइंड ऑफ नहीं होता है। नाउ एसडीएफ क्या होता है, ये न्यू टूल इंट्रोड्यूस हुआ जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या रहता है कि बैंक्स जो रहते हैं ना, वो अपना पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जो रहता है अपने पास में, वो पार्क कर पाते हैं आरबीआई के पास में, क्योंकि बैंक को तो क्या है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिपॉजिटर को। अभी उसके पास में अरेंजमेंट नहीं है, लेंडिंग का ये सब चीजें नहीं है, गाइडलाइंस सेट, तो वो क्या करेगा, अपना पैसा पार्क कर देगा, एक्स्ट्रा पैसा किसके पास में, आरबीआई के पास में, शॉर्ट टर्म के लिए, क्या 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, हम लोग हमारा अमाउंट आपके पास में रख देते हैं। तो इसको क्या बोला गया हमने, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आरबीआई इसके अगेंस्ट में इनको सिक्योरिटीज नहीं देगा, जबकि रेपो रेट में बैंक्स को सिक्योरिटी देना पड़ेगा ये शॉर्ट टर्म बोरिंग लेने के लिए, ओके। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। अभी करंट एसडीएफ रेट जो चल रहा है वो है 5.75, पहले था ये 6%, मतलब ज्यादा परसेंट रहेगा तो बैंक क्या करेगा, अपना पैसा पार्क करेगा, राइट। कहां पर पार्क करेगा, आरबीआई के पास में, 10-15 दिन के लिए, 7-8-10 दिन के लिए, तो ये पैसा पार्क करेगा। तो अभी इस रेट को, बढ़ा हुआ जो रेट था उसको कम कर दिया है ना, ये पॉइंट समझना, 5.75 कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। क्यों रिड्यूस कर दिया है, रिड्यूस कर देंगे तो बैंक क्या करेगा, ये जो पैसा रहेगा इसको यहाँ पर पार्क करने की जगह क्या करेंगे, लेंडिंग करेंगे। अब लेंडिंग करेंगे तो इससे बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ेगा, किसका, बोरोवर्स का, ओके, उनके पास में पैसा आएगा, ओके। तो अब यहाँ पर पार्क करने की जगह बैंक क्या करेगा, लेंडिंग ज्यादा करने लगेंगे। तो ये टूल है, ये छोटे छोटे परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं पूरे इकोनॉमी के ऊपर, याद रखना इस पॉइंट को, है ना। छोटे छोटे परसेंटेज पूरे इकोनॉमी को इंपैक्ट करते। अब जैसे किसी लेंडर ने किसी को लेंडिंग कर दिया, है ना, कहीं और पैसा दिया, लोन दिया, अब उसके पास में उसका नीड पूरा हुआ तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते, है ना, उन्होंने कुछ बिजनेस बनाया, उससे कंट्रीब्यूशन आया पूरी इकोनॉमी में, ओके। सबके पास में एक्स्ट्रा मनी नहीं होता, राइट।
तो यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दिया सो दैट कि बैंक क्या करेंगे, लेंडिंग करेंगे एक्स्ट्रा पैसा जो इनका जा रहा है। ओके, अब सेकंड फोर्थ पॉइंट है दैट इज एमएसएफ। एमएसएफ के बारे में अगर हम बात करें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी डेफिनेशन, इमरजेंसी बोरोइंग ऑप्शन फॉर बैंक्स व्हेन नो अदर बोरोइंग राउट इज अवेलेबल। तो एमएसएफ, अब आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर हम लोग रेपो की बात कर रहे हैं। रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, बट इमरजेंसी ओवरनाइट के लिए लोन लेना पड़ गया, ओवरनाइट लोन, कुछ भी इमरजेंसी कुछ आ चुका है तो आरबीआई के पास में खटखटाना पड़ेगा लोन के लिए, है ना। तो यहाँ पर इमरजेंसी बोरिंग ऑप्शन फॉर बैंक्स व्हेन नो अदर बोरिंग राउट इज अवेलेबल। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब ओवरनाइट बोरोइंग, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आप लोगों को याद रखना है। तो किसी भी बैंक को ओवरनाइट कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट लग गया है तो कलेक्ट्रल तो देना पड़ेगा यहाँ पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और प्रीवियस एमएसएफ प्राइस जो था, परसेंटेज था, वो 6.5% था, अभी इसको भी रिड्यूस करा है। सारे परसेंटेज रिड्यूस होते हैं, रेपो रेट रिड्यूस होगा तो सारे परसेंटेज थोड़े थोड़े रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर इसका करंट एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट जो 6.25 कर दिया, पहले 6.50% था। यानी कि अगर हम बात करें तो बैंक फ्रीली क्या करेंगे, ओवरनाइट इमरजेंसी में थोड़े कम परसेंटेज, जो प्रीवियस परसेंटेज था उससे थोड़ा कम कर दिया है, तो ये फ्रीली इमरजेंसी के टाइम पर फंड बोरो कर लेंगे कम परसेंटेज पर, है ना, उनको रिटर्न देना है कस्टमर को भी। ओके, तो 6.50 से 6.25% कर दिया है। परसेंटेज आप लोग याद रखते चलना, मैं आपका इसका डेफिनेशन वन बाय वन समझाते हुए चल रहा हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी विद दिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेटर ऑन जब भी मॉनेटरी पॉलिसी नया आएगा, है ना, अभी अप्रैल में, मई जून में जैसे आएगा, जून में, तो आप लोगों को फिर अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, ये परसेंटेज याद रहेंगे, इसका नेक्स्ट परसेंटेज देखना है कि यार इतना बेसिस पॉइंट कम ज्यादा हुआ है, दैट्स इट। ओके, नाउ मैं सम अप भी करवा दूंगा आप इस वीडियो को, जहां पर आपको लगता है, क्योंकि इंडिविजुअल समझ अलग अलग होती है हर पॉइंट्स के ऊपर, तो आपको लगता है कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पीडीएफ को जब आप इंटरनल सेशन में अगर देखते हो, आप इंटरनली एनरोल्ड हो, तो आपको ये पीडीएफ जैसे मिलेगा, तो पीडीएफ को गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करने का ऐसा चैप्टर नहीं है, बेसिक से। ओके, अब बैंक रेट के बारे में बात करते हैं। बैंक रेट क्या बात बताता है, जैसे कि आपने यहाँ पर एमएसएफ और एसडीएफ और रेपो रेट में कंफ्यूज नहीं होना है ना। रेपो रेट मतलब आरबीआई ने लोन दिया किसको, बैंक को। एक हो गया एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब ये ओवरनाइट लोन आ गया, ये तो शॉर्ट टर्म था, ये ओवरनाइट लोन आ गया। अब आ रहा है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या बात करता है, समझते हैं इसके बारे में। बैंक रेट बताता है गाइस यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट लेना हो, है ना, लॉन्ग टर्म लोन लेना आया, कौन लेना आया, बैंक लेना आया, किससे, आरबीआई से, लॉन्ग टर्म। ओके, यहाँ पर शॉर्ट टर्म नहीं है ना, तो ओवरनाइट बोरोइंग है, ये लॉन्ग टर्म लेंडिंग के ऊपर बात करता है, इसको बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। ये पूरा इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारे रेट्स चलते हैं ना, बैंक्स के रेट्स इंटरनल चलते हैं फॉर कस्टमर्स, उसको पूरा इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। तो लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट एंड बेंचमार्क यूज्ड बाय आरबीआई फॉर पेनल्टी कैलकुलेशन। अभी आपने देखा है कि कैश रिजर्व रेशियो, स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे पॉइंट्स बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। अगर मेंटेन नहीं करेगा तो इनका लाइसेंस तो कैंसिल इंस्टेंटली नहीं होता है, राइट। बहुत सारे बैंक्स नहीं कर पा रहे मेंटेन, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगता है। ओके, तो पेनल्टी का जो बेस रेट रहता है वो भी बैंक रेट की प्लस माइनस चलता है, तो इसका सर्कुलर आया है अभी, तो उसको भी गो थ्रू करेंगे, उसको भी समझेंगे। तो इस पॉइंट को याद रखना है, दैट इज कि यहाँ पर जो बैंक रेट रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। और एमएसएफ के आपने, एमएसएफ के बारे में आपने देखा कि ओवरनाइट बोरोइंग रेट है। ओके, रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टर्म का रेट। ये तीनों रेट को आपको याद रखना है। यहाँ पर कोलेटरल का रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस, है ना, ये लॉन्ग टर्म है, पेपर वर्क के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर जो कोलेटरल है वहां पर रिक्वायर्ड नहीं होगा, वहां पर शॉर्ट टर्म का है, कोई एकदम फिक्स फॉर्मेट में नहीं है, तो वहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिक्वायरमेंट लगता है। ओके, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज का रिक्वायरमेंट, कोलेटरल का रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा फॉर बैंक रेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये पॉइंट को याद रखना है आप लोगों को, लॉन्ग टर्म में कोलेटरल का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई गोल्ड लोन लेना है, किसी को इमरजेंसी है, तो बैंक में कोई गोल्ड लोन लेने आएगा, तो आप उसको क्या करेंगे, उससे सिक्योरिटीज ले लेंगे गोल्ड का। सिमिलरली शॉर्ट टर्म पर कोई लोन लेने आता है तो उसको सिक्योरिटीज के बिना नहीं दे रहे। बैंक रेट लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पर पूरा अप्रूवल के बेसिस पर रहेगा, तो अप्रूवल के बेसिस पर कोई लेने आएगा तो उस पर कोलेटरल का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अप्रूवल उनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर रहेगा। ओके, पेपर वर्क के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये 6.25% अभी करंट रेट है, और ये पहले था 6.50, इसका भी रेट कम कर दिया है ना, तो बोरो कर पाएंगे बैंक्स फ्रॉम आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म, बैंक रेट के अंडर में कोलेटरल का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक पॉइंट आपने सुना है कि कैश रिजर्व रेशियो और स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रेशियो, इनको अच्छे से समझना हमारे लिए जरूरी है। अब सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स टू बी केप्ट विद आरबीआई इन कैश, है ना, कैश के फॉर्म में। सीआरआर मतलब कैश के फॉर्म में। अभी देखो,
अब बैंकिंग मॉडल हमेशा मैं बहुत सारे सेशंस में बता चुका हूं दैट बैंक कैसे काम करता है, बैंकिंग बिजनेस कैसे काम करता है। डिपॉजिट का जो पैसा आएगा उसको क्या करना है, लेंड करना है। ओके, उसको क्या करना है, लेंडिंग करना है। अब लेंडिंग करना है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पैसे को अगर बैंक ने फुल्ली पूरा लेंडिंग कर दिया, फुल्ली लेंडिंग कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एनपी हो गया, या फिर ये 5 साल का लोन है, 4 साल का लोन है, 3 साल का लोन है, लेकिन डिपॉजिटर तो कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकता है, उसके पास में राइट से, तो वो विड्रॉ करना है, तो उनके पास में पैसा ना मिला तो फिर क्या होगा। दैट्स व्हाई क्या करा जाता है यहाँ पर, ये सारी गाइडलाइन सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन कराया जाता है। कि जैसे कि आप बहुत सारी फ्रेंचाइजी मॉडल देखते होंगे, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया है ना, इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे कि किसी ने टीवीएस का शोरूम लिया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एफडी करा, तो क्यों करा, सिक्योरिटी के फॉर्म में। सिमिलरली आरबीआई का कहना है कि आप बैंकिंग बिजनेस यहाँ पर काम कर रहे हो, तो आपको हमारे पास में डिपॉजिटर का पैसा ना डूब जाए, दैट्स व्हाई आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी रखना पड़ेगा डिपॉजिट का। अब पूरा हम लोग आपको लैंडिंग नहीं करने देंगे, पूरा लैंडिंग नहीं करने देंगे, है ना, आप पूरा पैसा लैंड कर देंगे, हम आपको ये नहीं करने देंगे, नहीं तो आप कल से बैंकरप्ट खुद ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आरबीआई ने क्या बोला कि आपको सिक्योरिटी मेरे पास में रखना पड़ेगा। अभी जो कैश के फॉर्म में रहेगा उसको बोला गया कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम्स में, दैट इज कि इंटरेस्ट पेड ऑफ होगा क्या, तो यहाँ पर आंसर वुड बी नो, है ना। कोलेटरल इन्वॉल्व रहेगा क्या, नहीं, ये कैश के फॉर्म में, पूरा कैश के फॉर्म में। लेटेस्ट सीआरआर कितना चल रहा है, 4.50, इसमें चेंजेस नहीं कर रहा है, ठीक है, 4.50%, यानी कि किसी बैंक के पास में नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आ रहा है, सपोज करते हैं 1100 करोड़, तो उनको इसका 4.50% कैश के फॉर्म में आरबीआई के साथ में मेंटेन करना पड़ेगा, जिसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बैंक को। ओके, बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इन्हीं तरीकों से, इन्हीं टूल्स की वजह से आरबीआई कंट्रोल ले पाता है इकोनॉमी में, अदरवाइज बैंक अपना मोनोपोली चलाने लग जाएंगे, ठीक है। तो 4.50% बैंक के आरबीआई के पास में रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में, किसको, बैंक को, है ना। बैंकिंग बिजनेस करना है तो, डिपॉजिटर के पैसे को लैंड करना है तो आपको हमारे पास में इतना पैसा रखना पड़ेगा, अदरवाइज विल नॉट अलाउ यू, क्योंकि आप लोग कल से कस्टमर के ट्रस्ट के साथ में खेलने लग जाएंगे। ओके, यहाँ पर इंटरेस्ट पेड ऑफ नहीं होगा। ओके, 4.50 इज द लेटेस्ट परसेंटेज। एसएलआर, स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो, स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अभी बैंक, जैसा मैंने आपको कैश रिजर्व रेशियो में बोला कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो अभी बैंक का कंसर्न ऑब्वियस बनेगा कि हम तो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, बट डिपॉजिटर को, नो मैटर व्हाट, आप हमको पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन हम लोग तो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं, है ना, तो अभी तो हम तो लॉस में चल जाएंगे। दैट्स व्हाई एक और कॉन्सेप्ट आया, दैट इज स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो, कि आप कैश के फॉर्म में मत रखिए, आप कैश के फॉर्म में रख सकते हो, है ना, स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो को, लेकिन अभी हमने 4.50 के बाद में भी और कवर करना पड़ेगा परसेंटेज। तो हमने क्या बनाया, मतलब आरबीआई ने क्या बनाया कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी गोल्ड, इन सब के फॉर्म में आप हमारे पास में डिपॉजिट कर दो, कैश मत रखो, बस कैश का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गोल्ड, ये सब तो का रेट तो बढ़ेगा ना, वैल्यूएशन तो बढ़ेगा, तो आप ये परचेज करके रख लो, ठीक है। आप ये परचेज करके हमारे पास में रख दोगे तो एटलीस्ट हमारे पास में सिक्योरिटी रहेगा, जिसका प्राइस ओवरऑल अप्रिशिएट होगा, तो इसमें काइंड ऑफ इंटरेस्ट भी रिसीव हो जाएगा। ओके, कोलेटरल इन्वॉल्व है क्या, तो यस, इसमें इन्वॉल्व रहेगा। लेटेस्ट एसएलआर कितना चल रहा है, 18%, इसमें भी नो चेंजेस रहे, है ना, तो 4.5% वो चल रहा है और 18% एसएलआर चल रहा है, दोनों मिलाकर 22.5% चल रहा है। ओके, मतलब 100 रुपए में से 22.5% आरबीआई के साथ में डिपॉजिटर का पैसा रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। ओके, इमरजेंसी के केस के लिए, क्योंकि हम लोग डिपॉजिटर के पैसे को लेंडिंग करने वाले। अब पिनल इंटरेस्ट रेट, ये एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो अभी अप्रैल में आया है, लेटेस्ट, है ना, तो अप्रैल में इसका एक स्पेशल सर्कुलर देखने को मिला है कि परसेंटेज को डिफाइन करा गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया, पेनल्टी लगना, कोई सीआरआर मेंटेन नहीं कर रहा, एसएलआर मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट में बैंक को पेनल्टी लगेगा, राइट, तो उसका कुछ परसेंटेज रेट तो होना चाहिए ना। तो मैंने आपको बताया था कि बैंक रेट, जैसे कि हमने क्या बोला, बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेट, जिस पर बैंक बोरो करता है मनी फ्रॉम आरबीआई, तो बैंक रेट के बेसिस पर बनता है ना। अब कितना परसेंटेज बन रहा है, आप उसके बारे में देखेंगे। तो पहले ओल्ड रेट क्या था, दैट इज स्टैंडर्ड रेट है, फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज बैंक रेट प्लस पेनल्टी का 3% रहेगा, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर शॉर्ट टर्म पर अगर शॉर्टफॉल हो रहा है, ओके, और अगर लॉन्ग टर्म पर हो रहा है तो प्लस 5% लगेगा। ओके, बैंक रेट प्लस 5%। तो अभी इसमें चेंजेस ये हो गया है कि यहाँ पर पहले था बैंक रेट प्लस 3% करेंगे तो 9.50 जा रहा था, 6.50 प्लस 3%, 6.50 बैंक रेट था पुराना, अभी हो गया है हमारे पास में 6.25%। तो ऑटोमेटिकली नया रेट 9.25% हो गया है, और पेनल्टी का शॉर्ट टर्म के लिए, और 9.50 पुराना था,
जैसा मैंने आपको बताया CRR SLR शॉर्ट टर्म के लिए मेंटेन नहीं होगा तो 3% प्लस बैंक रेट लगेगा पेनल्टी, और अभी जो लगेगा अगर लॉन्ग टर्म पर जा रहा है तो प्लस 5% लगेगा। तो प्रीवियसली जैसा आपको पता है कि बैंक रेट पुराना कितना चल रहा था 6.50 प्लस 5% कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 11.50 पेनल्टी पुराना था। अगर ओल्ड रेट के बारे में पूछा जाता है तो 11.50 पेनल्टी लग रहा था, अभी लेटेस्ट 11.25% लग रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल आप लोगों को ये डेटा याद रखना है। ओके, तो कितना है पेनल्टी, पेनल्टी लगेगा यहाँ पर, पेनलाइज जो होगा बैंक को फॉर नॉट मेंटेनिंग CRR and SLR for a short term, that is bank rate plus 3%, for long term bank rate plus 5%. Previous it was 11.50, now it's been to 11.25%. ओके, अगर हम इसको अपडेटेड समरी को वापस से समझे, शॉर्ट वे में समझे, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, आपने मेन पॉइंट समझा यहाँ पर कि रेपो रेट के बारे में देखा। तो रेपो रेट मतलब रेपुटेशन से लिंक करेंगे, रेपुटेशन किसका ज्यादा है, आरबीआई का, तो आरबीआई लेंड करेगा शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को मनी, है ना। तो प्रीवियस था 6.25%, 0.25%, दैट इज 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो गया, अब 6% हो गया। एसडीएफ की बात करें तो आरबीआई क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है फंड्स फ्रॉम बैंक, है ना। परसेंटेज क्या बोलेगा कि आपके पास में एक्स्ट्रा जो मनी आप पार्क कर सकते हो, ओके, तो उसको पहले रिवर्स रेपो रेट भी बोला जाता था, 2022 के बाद में रिप्लेसमेंट कर दिया। तो यहाँ पर कलेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं होता था, है ना, अब नहीं होता है। तो आरबीआई अब्सॉर्ब करेगा, एक्सेस मनी है बैंक के पास में, तो उसको ये परसेंटेज बढ़ा देगा, तो ऑटोमेटिकली बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास में पैसा रख देंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो करने जा रहे थे उसको हमने क्या बोला यहाँ पर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जस्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। ओके, तो यहाँ पर जो लेंडिंग करेगा वो करेगा बैंक टू, लेंडिंग नहीं पार्क करेगा, है ना, अच्छा वर्ड बोला जाता है कि पार्क करेगा, ओके, एक्सेस फंड को शॉर्ट टर्म के लिए। एमएसएफ क्या बोला गया, ओवरनाइट बोरोइंग, है ना, इमरजेंसी का, इमरजेंसी की बोरोइंग को, ओवरनाइट बोरोइंग को बोला गया है, जो बैंक करता है फ्रॉम आरबीआई उसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी बोरोइंग का, ओवरनाइट बोरोइंग के लिए जो रेट है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ। 6.50 प्रीवियस परसेंट था, अब 6.25% कर दिया है ना। बैंक रेट की बात करें, अभी आपने लॉन्ग शॉर्ट टर्म के बारे में देखा और इमरजेंसी का देख लिया। शॉर्ट टर्म पर ये हो गया, ओवरनाइट के लिए ये रेट लगता है, और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट कलेटरल बैंक रेट पर बात होता है ना। तो ये जो था वो पहले 6.50% था, अब 6.25% हो गया। कैश रिजर्व रेशियो में नो चेंजेस हुआ है, 4.50 4.50, 18% एसएलआर में नो चेंजेस हुआ है, एसएलआर इज सेट एज 18%, है ना, तो उसमें भी नो चेंजेस है, सीआरआर एसएलआर। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो ये चेंजेस, ये रेट्स मैटर क्यों करते हैं, लोअर रेपो रेट रहेगा तो इजियर लोन मिलेगा, ज्यादा लोन मिल जाएगा, ठीक है, बैंक के पास में ज्यादा कंप्लायंस के लिए परसेंटेज नहीं सेट करना पड़ेगा। सपोज करते हैं एसएलआर बहुत कम कर दिया, तो अब बैंक के पास में एक्सेस फंड आ गया, तो बैंक तो उसको रख के तो नहीं रखेगा, बैंक उसको लेंडिंग करेगा ऑब्वियसली, तो लेंडिंग करेगा तो लोगों के पास में पैसा आएगा, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगा, राइट। इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जैसे डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ना चाहिए, सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा है तो फिर वहां पर क्या है, डिमांड कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। सप्लाई नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, तो वहां पर डिमांड भी कम होने लग जाता है। डिमांड बेसिक्स का कांस्टेंट रहता है, उसके अलावा जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं उसका फ्लक्चुएट करता है, वो डिपेंड करता है बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर, अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर। अर्निंग पूरा इंपैक्टेड रहता है कि आपने कितना बोरो कर रखा है, आपके पास में कितना मनी है एट ए मोमेंट, है ना, आपके पास आइडिया होगा, बट मनी नहीं है तो फिर वो आइडिया इंप्लीमेंट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया, लोअर रेपो रेट, इजियर लोन मिलेगा, बूस्ट होगा डिमांड और इकोनॉमी ग्रोथ को। अगर मार्केट में डिमांड को बढ़ाना है तो क्या करते हैं, जैसे कि आप एक वर्ड देखते हो दैट इज नो कॉस्ट ईएमआई। तो इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ता है कि यार पैसा नहीं है तो क्या हुआ, ये तो इस पे इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा ना, तो हम बोरो कर लेते हैं अभी, राइट। तो उसको क्या बोला जाता है, डिमांड बढ़ाना, डिमांड बढ़ा देना। फिर आप ऐसे भी प्रोडक्ट खरीदेंगे जिसका जरूरत आपको नहीं भी था, ओके, जो फ्यूचर में अर्निंग करने वाले वो आप अभी खर्चा करने वाले हो, ओके। तो लोअर एसडीएफ वो भी इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी को बढ़ाने के लिए, है ना, कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी होता है। लोअर एसडीएफ की बात करें, यहाँ पर लोअर एसडीएफ हो गया तो आरबीआई अलाउस करेगा मोर लिक्विडिटी टू स्टे विद द बैंक, है ना। ज्यादा अगर एसडीएफ कर देता तो बैंक क्या करते, पार करते जाता आरबीआई के पास में पैसा, लेंडिंग नहीं करते। तो अभी इनके पास में, बैंक के पास में पैसा रहेगा तो बैंक क्या करेगा, लेंडिंग करेगा, उसको ऐसे तो रखेगा नहीं क्योंकि डिपॉजिटर को परसेंटेज इंटरेस्ट देना है। लोअर एमएसएफ बैंक रेट अगर करा इमरजेंसी फंड को और पेनल्टी बोरोइंग रेट को और लॉन्ग टर्म के बोरोइंग रेट को अगर कम कर दिया है तो मतलब बैंक इजीली बोरो कर पाएंगे उनके वर्किंग कैपेसिटी के लिए, है ना। तो बैंक बोरो कर पाएंगे तो उनको ऑब्वियसली उसको लेंडिंग कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे, राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अपने फंड्स को। CRR SLR unchanged, बैंक RBI wants to maintain banking stability while supporting growth, okay। तो ये टूल्स रहते हैं
जिनके थ्रू बैंक आरबीआई एक्चुअली बैंकिंग के मॉडल्स के थ्रू में मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करता है और वापस से अब्सॉर्ब भी कर लेता है। ओके, तो ये फंडामेंटल्स आप लोगों को याद रखना है। बेसिस पॉइंट का डेफिनेशन एक और बार देख लीजिए, बीपीएस 1 बीपीएस अभी 25 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है मैक्सिमम, तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक बेसिस पॉइंट होता है 0.01%। ओके, एक बेसिस पॉइंट होता है 0.01%, इट मींस 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट्स कितना हो जाएगा 0.25%। सीआरआर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग देखा जाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। बैंक के पास में जो भी लायबिलिटी आ रहा है, डिमांड मतलब डिमांड पर जो डिपॉजिट का पैसा देना है, जैसे कि करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का पैसा कोई भी कभी भी निकाल सकता है, उसको बोला डिमांड डिपॉजिट। और टाइम लायबिलिटीज, टाइम डिपॉजिट किसको बोलेंगे, जैसे कि एफडी और आरडी के पॉइंट पर है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के टाइम पर। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के बारे में बात हो रहा है, एसएलआर के बारे में, एसडीएफ के बारे में, एमएसएफ के बारे में, बैंक रेट के बारे में। आई डू नॉट थिंक कि अब जाकर आपको कोई इशू होना चाहिए इसके पॉइंट पर। इसके बाद भी रहेगा तो पीडीएफ को गो थ्रू करना है, इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, यू विल कम टू नो कि यस ये एक इजियर वे है कि हम लोग इसको लॉन्ग टर्म पर और भी कॉन्सेप्ट्स को याद कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करना, सो दैट आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ऐसे सेशन का जरूरत है या फिर नहीं है। ओके, अभी हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं ना, जीडीपी और इन्फ्लेशन के बारे में भी मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस होता है। तो अगर शॉर्ट में बात करें, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे इस पॉइंट को, तो ओवरऑल प्रोजेक्शन की बात करें तो रियल जीडीपी ग्रोथ का जो एस्टिमेट लगाया आरबीआई ने, वो लगाया 6.5% का। ठीक है, सेम एज द प्रोजेक्शन लास्ट ईयर जो था 24-25 में, लेकिन पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन हुआ था 9.2% का प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में, दैट इज 23-24 में 9.2% से हम लोग ग्रो कर रहे थे इस टाइम पर। अभी एस्टिमेशन करा गया है 6.5% का, ठीक है, फॉर 2025-26 का। अब क्वार्टर वाइज प्रोजेक्शन जो आरबीआई ने दिया है, वो दिया है कि क्वार्टर 1 में अप्रैल टू जून है ना, मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, अप्रैल में नया क्वार्टर है, जनवरी टू मार्च मत समझना, अप्रैल टू जून का 6.5 का हमारा प्रोजेक्शन करा गया है कि हम इतना परसेंट से जीडीपी ग्रो करेंगे। क्वार्टर 2 में 6.7, देन 6.6 क्वार्टर 3 में, और उसके बाद में क्वार्टर 4 में 6.3%। तो ये टेबल भी याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट बनता है कि सेक्टरल इनसाइट्स तो बेसिक से आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। आरबीआई ने इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या दिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमको समझना है। बहुत टाइम के बाद में जनवरी फरवरी में इन्फ्लेशन थोड़ा ईज में, कंट्रोल में, लिमिट्स में है। ओके, इन्फ्लेशन को लेकर टारगेट बोला जाता है कि 2% से 6% के बीच में रखने का है ना, 4% आइडियल है, प्लस माइनस 2% इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई बढ़ना। ओके, दो टाइप से कैलकुलेट करा जाता है, उसके बारे में किसी और सेशन में बात करेंगे जब टॉपिक आरबीआई सर्कुलर में आएगा। मेन रीजन क्या है, शार्प ड्रॉप हो गया है फूड प्राइसेस का, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है फूड प्राइसेस की वजह से। तो मेन रीजन क्या बना था इन्फ्लेशन को कंट्रोल में आने का, जो फूड प्राइसेस है उनका ड्रॉप होना, प्राइस का ड्रॉप होना। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दो टाइप के हम लोग इंडेक्स से इसको कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2025-26 जो है वो प्रोजेक्ट करा गया है 4% पर, आइडियल सिचुएशन पर। जैसे मैंने आपको बताया कि 2% से लेकर 6% की रेंज में होना चाहिए, आइडियल होता है 4% प्लस माइनस 2। ओके, तो 4% पर हम लोग लेकर आ जाएंगे, ये हमारा प्रोजेक्शन है, एस्टिमेट है। ओके, आरबीआई ने जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी में बताया। क्वार्टरली अगर बात करें तो 3.6%, 3.9%, 3.8%, 4.4%, ज्यादा कम होना भी अच्छा नहीं होता है, ध्यान रखना इस पॉइंट को है ना। दैट्स वाई इसको कॉन्स्टेंटली बढ़ाकर 4.4 की रेंज में 4% का एवरेज निकाल देंगे। ओके, तो ये पॉइंट था हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आई होप यू लाइक्ड इट। आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो आई वुड एनकरेज यू कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें, प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। इन सेशन में वन गो में समझ में नहीं आता, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग पहले से नहीं है तो आप लोग इस सेशन को वापस रिपीट करके देखना, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता उसको गूगल करके भी देख सकते हो। ऑलराइट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स ऑफ आरबीआई सर्कुलर्स। आई होप यू लाइक द सेशन। पसंद आया तो सेशन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सो दैट फर्दर नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम पर डिलीवर होता रहे। ऑलराइट।